ओके, क्या कह रहे हो हम यहाँ पर? तो सारी चार्जेस फोर्सेस आ गई। हमने क्या कहा, इसको के लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे, 2 के। अच्छा, इससे अगला वाला क्या होगा, के इंटू 1 इंटू 27, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 क्या आ जाएगा। कैसे करते करते 4 के 5 के 10 के तक आ जाएगा। सीधा सीधा के कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 + 2 + 3, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक। इसका एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। 10 11/2 55 आएगा। आंसर इज 55 के। क्लियर है या नहीं? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लो, मैथ्स में बहुत काम आता है। 1 + 2 + 3 कहाँ तक, अगर n तक करते हैं तो क्या होता है, n × n + 1/2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। अच्छा, ऐसे ही 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कहाँ तक, n² तक करोगे तो आएगा n × 2n + 1 × n + 1 / 6। अच्छा, ऐसे ही अगर 1³ 2³ और 3³ करोगे कहाँ तक, n³ तक, तो ये हो जाता है n + 1/2, जो ऊपर वाला था एग्जैक्टली सेम, बस उसका होल स्क्वायर, खत्म। ये 3 फॉर्मूले याद हो तो कोई बुराई नहीं है। क्लैरिटी है यहाँ तक? पक्का? ये अगली क्लास में मिलने चाहिए सारे क्वेश्चंस तुम्हारे उसमें, ठीक है? ओके, और देखते हैं। इसी का एक स्टेप और कर देते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन इसी को ले लेते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या किया हमने, सब कुछ सेम लिया, बस ऊपर ना हमने जहां पे 8 कूलम था वो चार्जेस चेंज कर दिए। जहाँ 1 कूलम, अगला -2 कूलम, अगला 3 कूलम, फिर -4 कूलम, ऐसे चलते चलते हम 10 कूलम तक गए। 10 पे देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या बात समझ में आई है नहीं? अब यही चीज हमें यहाँ डालनी है, तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब ध्यान सुनिए, तो क्या आएगा। अब देखो, एक अट्रैक्ट करेगी तो दूसरी क्या करेगी, रिपेल। ठीक है, तो पहला रिपेल कर रहा है, दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक तरीके से एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो पहले देखो, पहले को क्या लिख रहे हैं, के 1 × 1 / 1 का स्क्वायर। दूसरी क्या हो जाएगी, के इंटू 1 × -2 / 2 का स्क्वायर। ऐसे चलती चली जाएगी, कोई डाउट? अच्छा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, 10 तक नहीं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब हमने कहा ठीक है भाई, क्या इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा, हमने कहा ये के लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये -k/2 लिख सकते हैं। अच्छा, इससे ऐसे k/2 आ गया, कैसे आ गया, अगला k/3 आ जाएगा, उससे अगला k/4, और ऐसे चलता चला जाएगा। क्लैरिटी यहाँ तक या नहीं? फिर हम क्या क्या किया, k कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 - 1/2 +1/3 -1/4, और ऐसे चलता जाता है। इसका मतलब ये एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ln2 का, ये याद रखना है तुम लोग। इसका होता है ln2। ये जेई लेवल पे आएगा, अगर आएगा तो ऐसे में। तो इस पूरे की वैल्यू होती है ln2। ln क्या है, ln 1 + x का फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला होता है 1 - x/2 फैक्टोरियल प्लस x × x + 1, आई थिंक, /3 फैक्टोरियल, ऐसे फॉर्मूला चलता है। फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें x की जगह 1 डालो, तो क्या आ जाएगा, 1/2, प्लस यहाँ 1 डालो, ये तो 1 ही रहेगा। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 3 फैक्टोरियल है नीचे, फैक्टोरियल को 3 × 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 काट दो, क्या 1 रह गया। तो 1 - 1/2 + 1/3, 3 मैच हो गई हमारी। चौथी भी इस तरीके से मैच हो जाती है। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बताएं। 1 - 1/2 + 1/3 -1/4, अप टिल इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, ln 1 + 1 2। आंसर क्लियर है या नहीं? पक्का क्लैरिटी? बढ़िया। और देखते हैं। अब यार देखो, होता क्या है ना, तुम्हें पढ़ाया तो जाता है ऐसे इक्वल्स टू k∈Q1Q2/r², जो बेसिक बेसिक हमें फॉर्मूले याद है उससे। लेकिन इस बार पेपर में ये आ गया था, मैंने शायद कराया भी था तुमको लास्ट क्लास में, मुझे याद है, दोनों करा दिए थे ना मैंने, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, करा दिए तो, हाँ ठीक है ठीक है, मैंने करा दिए ये वाले। ठीक है, तो ये जनरली आ गया था। अच्छा हाँ, मैंने 5-7 मिनट अलग एक्स्ट्रा लिए थे ना, और ये भी करा दिया था फिर तो मैंने, मुझे ऐसा ध्यान है पहले ये कराया था फिर वो दोनों कराए थे,
है ना, पहले ये कराया था फिर वो दोनों कराए थे। ठीक है भाई, बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हें ये बता चुका हूं कि अगर मैं एफ का ग्राफ बनाता हूं और इसको 1/r² लिखता हूं, तो ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा? रिपल्शन का। और नीचे वाला किसका होगा? तो सिमिलर चार्जेस का ऊपर वाला और अपोजिट चार्जेस का नीचे वाला। क्लैरिटी यहां तक? अब जो चीज नहीं बताई थी वो बताता हूँ उसमें। जैसे अब हमने क्या कहा कि फोर्स, अभी एक्चुअली ग्राफ अगर मैं बना दूं एफ और आर का, फिर क्या होगा? एफ और किसका? आर का। अब हमें क्या पता है, वो आर तो है नहीं। एफ इज इक्वल्स टू क्या है? के Q1 Q2/r²। मतलब आर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? r² में, लेकिन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जैसे जैसे आर छोटा होगा फोर्स बड़ी होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो ये वाला है। ये कब बनेगा? जब फोर्स रिपल्सिव होगी। क्या क्लैरिटी है यहाँ तक? अच्छा, ऐसा वो नेगेटिव में भी जा सकता है एक तरीके से, क्योंकि अब आर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या बात समझ में आई है या नहीं? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, तो ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे इस तरफ है वैसे ये पूरा इस तरफ रहेगा। मैं बना देता हूँ, ऐसे होता है तो ये ऐसे आगे की तरफ जाता है। ये दोनों ऊपर में क्या बता रहे हैं? रिपल्शन। क्लैरिटी है? और यही चीज अगर नीचे की तरफ आती तो क्या आ जाएगी? अट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा रिपल्शन, और नीचे की तरफ अगर आ जाएगी तो दैट वुड बी अट्रैक्शन। कोई भी डाउट है यार यहाँ तक तो प्लीज बताएं। पक्का क्लैरिटी है? बढ़ जाऊं आगे? तो अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या लिखा है? टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, कूलम फोर्स बिटवीन देम इज F. If the dielectric material of dielectric constant K is placed between them, the Coulomb force now will become. Coulomb force कितनी हो जाएगी? कम होती है ज्यादा? डाइलेक्ट्रिक ऐड कर देते हैं तो, ऐड कर देते हैं तो क्या होगी? कितनी कम हो जाएगी? एफ अपॉन जो भी कांस्टेंट होगा, एफ अपॉन के। क्लियर है भाई? पक्का? ओके, गुड इनफ। ये भी क्या मैं बता चुका हूँ कि अगर हम किसी मीडियम में जाते हैं तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है? नेट फोर्स कम हो जाती है, लेकिन एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है वो सेम रहती है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन ए था, है ना? ओके। अब एक ये स्टैंडर्ड सवाल आते हैं, थोड़ा देर देखो। यहाँ क्या बोला गया? अगेन, एक हमने क्या लिया, एक वायर ली, ठीक है, और हमने इसको ऊपर से छोड़ दिया। कितने एंगल पे छोड़ा है? 45 डिग्री। ये एम और क्यू, और यहाँ पे भी क्या है? एम और क्यू। हमसे पूछा गया कि जब हमने इसको छोड़ा तो इसका एंगल बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, लेकिन किया गया इसमें जो ट्रिक है वो क्या है कि पहले वो ऐसे थी, 45 डिग्री पे रखा हुआ था। अब उसको हमने किस पे रख दिया? पानी के अंदर। पानी में रखने के बाद क्या होगा ये बताना है। एंगल कम होना चाहिए या? अब बताओ, एंगल कम होगा या ज्यादा? एंगल अगर M2 M2 मास्टर में वो एंगल से ग्रेटर है तो उसका मतलब M2 जो थ्रस्ट लगाता है। एक मिनट, दोनों मास सेम? मीडियम का फोर्स मीडियम में फोर्स नहीं बेटा, उसमें पानी भी तो फोर्स लगाएगा ना फिर उसके ऊपर, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स चेंज होगा तो किसी पानी का जो मीडियम रहता है वो K81 होता है। अगर उसकी वैल्यू करोगे तो वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अगर अब फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनना, जब भी कभी ऐसे होता है तो होता क्या है, इसको नीचे की तरफ जो खींचती है वो होती है ग्रेविटी, और इधर कौन खींचेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हुआ क्या, जब ये पानी के अंदर गया तो कौन सी फोर्स कम होगी? ग्रेविटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक? ग्रेविटी। एक्चुअल बताऊं तो दोनों कम होगी। क्यों? क्योंकि बायन से भी लगेगा जो इसने बोला। लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड एनसीईआरटी में पूछने वाले, वो सिंपल इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो अब उसमें हुआ क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कम हुआ, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कम होगा तो ग्रेविटी तो सेम है। जब ग्रेविटी सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कम हो गया हमारा, तो एक तरीके से जो तुम्हारा जो तार को, जैसे ये था, अब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ एक तरीके से, तभी तो इधर खींच रहा है। अब मैंने इसको ढीला कर दिया तो नीचे हो जाएगा अपने आप। नहीं है?
पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ये बस ये हुआ, तो एंगल कम हुआ ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि फोर्स ये वाली कम हो गई है, तो आंसर विल बी डिक्रीजेस। क्लैरिटी है या नहीं, क्या दिया है? कहाँ है स्कूल में? अब इसमें अगर हमने बायन से ले लिया तो इट विल बिकम डिफिकल्ट, तो फिर मुझे पहले उसकी डेंसिटी बतानी पड़ेगी और चीजें होगी, भी उतने में नहीं था। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। पक्का क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं कुछ और है क्या इसमें? नहीं है, और देखें। अब क्या होता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये जहां तक ये पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करने के लिए है कि होता क्या है कि ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर अगर हम कंपेयर करें कि कौन कितना स्ट्रांग है, तो ये वो है कि मैंने क्या किया, एक चार्ज, दो चार्ज लिए, एक पॉजिटिव और एक, यही क्यों लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव होती है इस वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसलिए लिए ताकि वो भी अट्रैक्टिव रहे। अब हमने क्या किया, उसको KQ1Q2/r² से कर दिया, कुछ वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमने G M1 M2/r² से भी कर दिया। क्लैरिटी है यहाँ तक या नहीं? अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा एक है मास ऑफ प्रोटॉन और दूसरा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मास ऑफ प्रोटॉन और दूसरा मास ऑफ, एक चार्ज ऑफ प्रोटॉन और दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी और ग्रेविटी फोर्स कितनी होगी, तो हमने देखा R² कट जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइड बाई G M1 M2। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 10⁻40। ये 10⁻40 का मतलब क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻40 होगी। अब 10⁻1 भी होती है तो एक आदमी, जैसे मैंने कहा कि भाई कि तेरी हाइट इससे 10 गुना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 10 गुना मतलब अगर तू 5, ये 5 फुट का होगा तो तू 50 फुट का, लेकिन वो भी सिर्फ क्या है, 10⁻1। ये कितना 10⁻1? थोड़ा चेंज, बहुत बड़ा। अगर हम इयन मस्क को भी ले लें तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है $200 बिलियन, अगर हम मैक्सिमम भी मान लो, तो 2 × 10⁻12 है। 10⁻, ये कितना है 10⁻40। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये थोड़ा ध्यान रखो। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है वो आज भी हो रहा है कि भाई ग्रेविटी को कैसे इंगेज करें, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह दिखती है लेकिन ग्रेविटी को हम कैलकुलेशंस के अंदर मतलब नहीं कर पा रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज्यादा है, एक वीक न्यूक्लियर है वो इनसे काफी कम होती है, लेकिन वो भी ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो ये तीन तो हमें फिर भी मिल जाती है टेस्टिंग करके, ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं। इसी चक्कर में, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स ने क्या कहा था अपनी पूरी लाइफ, कहती कि नहीं मैं 10 साल बाद चारों फोर्सेस को एक कर दूंगा, पूरी जीवन निकल गया, अब तक तो नहीं, चली गई है शायद से। शायद नहीं होता, चली गई है सर, हुआ नहीं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक बस ये इसीलिए ये पूरी कैलकुलेशन बस इसीलिए यही बताने के लिए कि ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा ताकत है, और ये हमें वो भी बताती है क्या, सोच के देखो, जब तुमने बचपन में क्या किया, एक लिया स्केल रगड़ा और चिप बिट्स ऑफ पीसेस पेपर के ऊपर रखा, जब तुमने उसके ऊपर रखा तो पूरी अर्थ का मास उस बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक स्केल के चार्ज ने उसको उठा लिया। गेटिंग इट? इतना बड़ा मास उसको टिका उठा के नहीं रख पाया, इस छोटे स्केल ने थोड़े से चार्ज ट्रांसफर में उठा लिया। इससे पता लगता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर होती है। क्लैरिटी यहाँ तक? अच्छा, कूलम्स लॉ वेक्टर लॉ मैंने करा दिया है, कोई डाउट है इसमें? ये थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है? फोर्स वाला पार्ट तुम्हारा पूरा। अब अपन शुरू करते हैं, इसी का एक और पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। अब वो देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अब इक्विलिब्रियम फोर्सेस, अभी तक हमने क्या कहा कि हम फोर्स लगाना सीख रहे हैं, एक फोर्स को सॉल्व करना, दो फोर्सेस को सॉल्व करना और तीन फोर्सेस को सॉल्व करना। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब जब नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक होता है कि मैं एक चार्ज को कहाँ रखूं ताकि उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, और दूसरा होता है कि मैं एक चार्ज को कहाँ रखूं ताकि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। दोनों में फर्क, एक में क्या कर रहा हूं मैं कि एक चार्ज को रख रहा हूं दो चार्जेस के बीच में या साइड में ताकि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। दूसरा है कि मैं एक चार्ज को इसी जगह पे रखूं ताकि तीनों पर नेट फोर्स क्या हो जाए, zero। दोनों में फर्क समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। कोई डाउट यहां तक? अब क्वेश्चन देखो, वेयर टू पोजिशन द थर्ड चार्ज सो दैट इट विल बी इन
इक्विलिब्रियम। अब बेसिक बेसिक सोचो, अभी इन दोनों को चार्जेस को सेम ही मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा ये क्यू और ये भी क्यू। अब मैं चार्ज को कहाँ रखूं? मान लो मैं यहाँ रख देता एक चार्ज को, तो ये चार्ज इस चार्ज को, इसको कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, ये क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू को क्या रिपेल करेगा? ये भी क्या करेगा? तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में रिपेल करेंगे? इसका मतलब यहां पर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। अच्छा यहां सोचो, यहाँ पे रख के देख लेते हैं, तो ये अब भी रिपेल करेगा यहाँ पे, और ये भी क्या करेगा? किसी ने कहा यहाँ रख के देख लो, तो उसने कहा भाई यहाँ पे तो ऐसे फोर्स लगेगी और दूसरी फोर्स ऐसे लगेगी, हॉरिजॉन्टल वाली तो फिर भी कैंसिल हो जाए, लेकिन क्या वर्टिकल के दोनों कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएंगे? इसका मतलब ये भी कैंसिल नहीं होगी। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लैरिटी है? अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि फिर कौन कहाँ पे रखें कि भाई नेट फोर्स उसकी जीरो हो, तो हमने कहा सेंटर पे रख दो। अगर दोनों सेम है तो इसको सेंटर पे रख दो। सेंटर पे रखोगे तो क्या होगा? ये इसको इधर पुश करेगा और ये इसको इधर पुश करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पॉजिटिव हो या, अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव होगा तो रिपेल, लेकिन आएगा सेंटर कब? जब दोनों का चार्जेस क्या हो? सेम। अगर सेम ना हो, अलग हो, मतलब एक का 1 कूलम एक का 2 कूलम हो, तो वो किसके पास जाएगा? 1 कूलम के पास, जिस पे कम चार्ज होगा। क्या बात समझ में आ रही है? कैसे? अब ये देख लेते हैं। जैसे अब मुझे क्या दिया गया, मान लो यही दे दिया इस तरह से, तो 2 चार्ज हो गए। अब हमने क्या कहा, एक तीसरा चार्ज हमने रखा, एक का क्यू है, दूसरे का क्या रख दिया? 2 क्यू। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई बीच में कहीं रख दिया मैंने क्यू चार्ज। एक तरीके से इससे जो दूरी है लेट से वो एक्स है। कितनी है? टोटल कितनी दूरी माने? ए मान लेते हैं, तो ये कितना बच जाएगा? ए माइनस एक्स। इसमें कोई डाउट? पक्का क्लैरिटी है भाई? अच्छा इस पे नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब नेट फोर्स चेक करेंगे, एक इधर पुश करे और दूसरा इधर, तो क्या लिखूंगा? फोर्स, अगर इसको मैं 1 मानूं, इसको 2 मानूं, 2 मानूं और इसको 3 मानूं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या बोलूंगा? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, के स्मॉल कैपिटल क्यू इंटू 2 क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसको, 4 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा आंसर आ जाएगा। इसको क्या किया? तो के क्यू क्यू, के क्यू क्यू, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बच गया? 1/x²। यहाँ पर क्या बच गया? 4/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो, 1/x किसके बराबर हो जाएगा? 2/a माइनस एक्स। a माइनस एक्स किसके बराबर? 2x। a किसके बराबर? 3x। x किसके बराबर? a/3। ध्यान से देखो a/3 x के ज्यादा छोटे चार्ज के पास है। हाँ बस आंसर है ये। उसको कहाँ रखेंगे? तो आप बोलोगे कि लेफ्ट में जो क्यू चार्ज है उससे a/3 दूरी पर, बेसिकली बीच में रखेंगे दोनों चार्जेस के, लेकिन x से वो q से बेसिकली a/3 की दूरी पर होगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? पक्का एकदम क्लैरिटी है? कंफर्म? बढ़ जाऊं आगे? गुड इनफ भाई साहब, यही दे रखा क्यू और 4। ठीक है, क्लैरिटी है? अच्छा दूसरा, अब इसमें क्या दिया? अब दे दिया माइनस क्यू। अब क्या करें? क्या कह रहा है वो? वेयर टू पोजीशन द थर्ड चार्ज सो दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम एंड हाउ मेनी लोकेशंस इज पॉसिबल फॉर द थर्ड चार्ज। अब हमें उसको किस पे रखना है? इक्विलिब्रियम पे। तो हमें क्या लगता है, जनरली सोच के देखना कि भाई अब तो इसकी 2 पोजीशंस हो सकती है, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा, तो एक तो यहाँ पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा इसको? तो एक तो ये पोजीशन हो गई। दूसरी अगर मैं यहाँ रख दूं तो 4q क्या करेगा? रिपेल। और वो तो कितनी पोजीशन हो गई? तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो तुम क्या लिखोगे इसका आंसर कि हाउ मेनी लोकेशन इज पॉसिबल फॉर द थर्ड चार्ज? 2। क्लैरिटी है या नहीं? ये गलत है। ठीक है, अब सुनना क्यों। जब मैंने q यहां रखा, तो अब सोच के देखना यहाँ पर, ये q जब छोटे q के पास है, ये माइनस q छोटा है ना, जबकि 4q बड़ा, तो माइनस क्यू छोटा और आर भी छोटा, तो इसका मतलब जो फोर्स होगी वो बड़ी हो जाएगी। हाँ के ना? कोई डाउट? जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पे जो फोर्स लगेगी, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या बोलेगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन
लेट्स से इसमें आर मान लेते हैं, तो क्या आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, k इंटू 4q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नहीं यही पर समझ में पक्का। ध्यान से देखो, k से k काट दो, कैपिटल Q से कैपिटल Q और स्मॉल q से, तो 1/r² इज इक्वल्स टू 4/r प्लस एल का होल स्क्वायर है बेटा। कोई बात नहीं, अभी तुम चेक करो बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 2 आ जाएगा, ये r प्लस एल आ जाएगा, तो ये r प्लस एल इज इक्वल्स टू 2r, और यहाँ पे r l की वैल्यू क्या आ जाएगी, r के बराबर। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब कुछ वैल्यू आ गई। अब दूसरा चेक करो, ये वाला बिल्कुल सब कुछ सेम लॉजिक। यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, वापस से इसको क्या ले रहे हैं, r, क्या लिखेंगे, k 4q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ क्या ना, किसके बराबर होना चाहिए, k इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय l प्लस r का। ध्यान से देखो, k किसके बराबर, 4/r² किसके बराबर, 1/l+r का। सोच के देखना इसके बारे में, क्या 4/r² कभी बराबर हो सकता है 1/l+r के होल स्क्वायर के। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। देखो नीचे वाला जो है, ये वाला नीचे वाला तो दिख ही रहा है कि बड़ा है इससे, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला देखो ये छोटा है इससे, ऐसा कैसे हो सकता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कभी ऐसा हो कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो, तो उसमें भी एक ही लोकेशन होती है जहां पर इक्विलिब्रियम में आता है, और वो लोकेशन कहाँ पे होती है, छोटे वाले चार्ज के पास। पीछे वाले में भी यही कहा था, छोटे वाले चार्ज के पास, इसमें भी क्या कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे बेसिकली उसको हमने बीच में रखा था, इसको हम साइड में रखेंगे छोटे वाले चार्ज के। नहीं यही बात समझ में पक्का, क्लैरिटी है एकदम इक्विलिब्रियम में। ओके, इसी का आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, ये भी सेम लग रहा है। वेयर टू पोजीशन द थर्ड चार्ज सो दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। एक प्लस क्यू और एक +9q और दूसरा क्या है -q, तो कहाँ पे होना चाहिए, -q के पास। तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, सॉल्व होकर अपने आप आ ही जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, आगे कराऊँ मैं, कर लोगे, मुझे तो दिखना चाहिए अगली क्लास में। और ये एक एक लाइन लिख लेना, इसको आलस मत करना कि अरे सर एक ही लाइन क्या ही लिखी। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है वो लास्ट पार्ट, वो कह रहा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, देखो इसमें नेचर भी निकालना है और पोजीशन भी निकालनी है। जब भी ऐसा कुछ हो तो मतलब समझ जाना कि इसमें तीनों चार्जेस को क्या करना है, इक्विलिब्रियम पर। तो कुछ कह रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये क्या है पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, हाँ क्या ना। अच्छा चार्ज को कहाँ रखें, तो हमें ये समझ में आता है कि भाई अगर ये r1 डिस्टेंस तो चलो ठीक है, लेकिन चार्ज को मुझे बीच में ही रखना, पक्का। अच्छा अब सोच के देख, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ही रख दूं, मैं क्या रख दूं, तो पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को सोचो इसके बारे में, भाई इस वाले के बारे में, तो ये कैपिटल Q जो चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, और स्मॉल चार्ज भी इसको, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं हुई इसकी, इसकी नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब जो मैं चार्ज रखूंगा वो 100% क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर वो -4 बेसिकली +4q को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा वाला क्या करेगा, रिपेल। कोई डाउट यहाँ तक तो, पक्का क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। और सोचते हैं, और क्या कह रहे हैं हम, ध्यान सुनना। अब हम क्या कह रहे हैं कि यार यहाँ पर हमने इस वाले चार्ज को देखो, 4q वाला रिपेल करेगा और -q वाला अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों एक इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्लियर है या नहीं, तो हम दो इक्वेशंस बनेंगे इससे। पहले -q चार्ज पे सोचो, क्या नेट फोर्स जीरो हो जाएगी इस पे, तो क्या, सॉरी हाँ नेट फोर्स जीरो, तो क्या बोलेंगे, k छोटा q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको x लिख लूं तो x²। कोई डाउट यहां तक। फिर छोटा k, इसके बाद 4q मल्टीप्लाइड q अपॉन में, अगर ये x है डिस्टेंस तो ये कितना हो जाएगा, r-x, r1 है टोटल, तो r-x का होल स्क्वायर, k 1/x² इज इक्वल्स टू 4x r-x का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा,
तो बचेगा 1/x इज इक्वल्स टू 2/r माइनस एक्स। एलसीएम ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो क्या रह जाएगा, r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो r किसके बराबर, 3x। तो x किसके बराबर, r/3। क्लियर है नहीं, सीधी सीधी कैलकुलेशन ही। अब जब पोजीशन निकल गई तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए अब मान लो इस चार्ज को ले लो, इस पे फोर्स क्या क्या लग रही है, तो k छोटा q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय x, और x कितना है, r/3 का होल स्क्वायर। दूसरा 4q लगा रहा है, तो k छोटा q कैपिटल 4q डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे, पूरा डिस्टेंस r स्क्वायर। कोई डाउट, r से r तो कट जाएगा, ये नहीं कट गया, k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9q। क्लियर है नहीं, इसके बराबर 4q डैश। एक तरीके से जो q डैश की वैल्यू आएगी वो 490, आई एम सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, अरे कहाँ गया, दिखना ही बंद हो गया भाई साहब। हाँ, तो q डैश कितना हो जाएगा, 9q/4। दैट्स आंसर। एक बार ये लिख लो अपने आप से, कर लो ये थोड़ा, अपने आप से करो ये।